स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। किसकी बात चल रही थी? एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, एनर्जी रिलेटेड टर्म्स, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले अपन ने बात की थी ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट किसी एटम के लिए ग्राउंड स्टेट कैसे डिफाइन होती है इसकी अपन ने बात की थी। नंबर 2 इसमें अपन ने पढ़ा था एक्साइटेड स्टेट, किसी एटम के लिए एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होता है इसकी अपन ने बात कर ली थी। थर्ड इसमें अपन ने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। फोर्थ इसमें आता है, एक आता है इसमें एक्साइटेशन एनर्जी या पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी या पोटेंशियल। और फिफ्थ इसमें अपन पढ़ेंगे सेपरेशन, सेपरेशन एनर्जी या पोटेंशियल। तो किसी एटम के लिए एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के अपन ने ग्राउंड स्टेट की बात कर ली थी, एक्साइटेड स्टेट की बात कर ली थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, इसकी भी अपन ने बात कर ली थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल ईपी, और किसकी बात करेंगे? सेपरेशन एनर्जी, सेपरेशन पोटेंशियल एसपी की। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा इस फोर्थ टॉपिक से स्टार्ट होगा। तो अपना आज क्या पढ़ेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होंगे, इसकी अपन बात करते हैं वन बाय वन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्साइटेशन एनर्जी, या इसको क्या बोला जाता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखिएगा ध्यान से। चलिए, फोर्थ जो अपन है वो एनर्जी से रिलेटेड टर्म कौन सी है? एक्साइटेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल को क्या बोला जाता है? एक्साइटेशन एनर्जी या ईपी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होगी? तो ऐसे बोला जाता है, किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से। मैंने कहा किसी मूल अवस्था से, मूल अवस्था का मतलब क्या हो गया अपना? ग्राउंड स्टेट। किसी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? किसी उत्तेजित अवस्था में, किसी उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी उसको क्या बोला जाता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल या उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। तो मैंने क्या कहा, किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रहे हैं? किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो क्या कहलाती है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो देखना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस जो ये अपनी बात बोली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है देखना। इसने कहा किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट कहाँ बोली जाती है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो? मिनिमम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन, एटम में किसी इलेक्ट्रॉन की कहाँ होती है? कौन से सेल में होती है? n=1 को क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर सभी क्या होती है? स्टेट से एक्साइटेड स्टेट होती हैं। तो इसने कहा किसी
ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट वो क्या कहलाती है? एक्साइटेशन पोटेंशियल, ईटी कहलाती है। अगर मैं बात करूं इस आवश्यक ऊर्जा या रिक्वायरमेंट एनर्जी की, तो ये जो एक्साइटेशन स्टेट की जो एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी, इनका अगर मैं बेसिक डिफरेंस अपने को पता चल जाए, इन दोनों लेवल्स का अपने को डिफरेंस पता लग जाए, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने कितनी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है, कितनी एनर्जी लेकर ये एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। तो अगर इन दोनों लेवल्स का अपने को क्या पता लग जाए, बेसिक डिफरेंस पता लग जाए, एनर्जी डिफरेंस पता लग जाए, तो अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, एक्साइटेड हुआ होगा। तो देखना ध्यान से, अब पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन आगे की नेक्स्ट में बात करूंगा। इसको आप पहले डेफिनेशन उतार ले। चलिए, तो मैंने कहा किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज रहे हैं अपन? एक्साइटेड स्टेट में। तो देखना, अगर अपने को इनके दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता चल जाए, तो अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है, और उसके बाद वो कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो देखना, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, तो ये अपना एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी इसकी क्या है? कम होगी, मिनिमम एनर्जी। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और इसके अलावा ग्राउंड स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं, डेल्टा ई की बात करूं, डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों लेवल्स के बीच, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे कोई भी हो सकती है, तो इसको क्या बोला जाता है? अगर ये यहाँ से एनर्जी डिफरेंस इन दोनों लेवल का बीच का अगर मैं पता लगा लूँ, तो वही उसकी क्या होगी? रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी, जिसको क्या बोला जाता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल, या इसको मैं क्या बोल दूँ? एक्साइटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अभी अपने को नहीं पता कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया होगा इलेक्ट्रॉन, इतना इसने इतना ही बोला है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? एक्साइटेड स्टेट में गया है। ये कौन सी है इसकी? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसमें जाने का जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी वो क्या होगी? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ए ग्राउंड स्टेट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब सेल कौन सा है? फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये अपनी क्या हो गई? ईपी। तो ईपी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ किसी एटम के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी का, ये बेसिक इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? ईपी बोला जाता है। रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या होगी? एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी। अब देखना, कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, अपने को इसको थोड़ा लिखने का तरीका पता होना चाहिए। एक्साइटेशन पोटेंशियल को लिखने का और समझने का थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, प्रथम उत्तेजन विभव, प्रथम उत्तेजन विभव, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? तो देखना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल फर्स्ट। तो इसको थोड़ा पढ़ने का अपने को तरीका पता होना चाहिए कि इसको बेसिकली मीनिंग क्या है। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को क्या? ग्राउंड स्टेट से n=1, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजा है। इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में भेजा है किसी इलेक्ट्रॉन को। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो देखना, अब इसका मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनमें दोनों में क्या कर रहा हूँ? एनर्जी डिफरेंस ले रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट माइनस एनर्जी ऑफ ए ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी की बात कर रहा है। तो ईपी फर्स्ट को लिखने का तरीका और क्या होता है? ईपी फर्स्ट इज इक्वल टू बोला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सेल कौन सा होगा? मैंने बोला मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट को छोड़कर सभी स्टेट्स क्या कहलाती हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट्स है, ये जो फर्स्ट, इसके क्या बोला है? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? इस ग्राउंड स्टेट को छोड़कर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब यहाँ पे n= क्या होगा? तो n= सेकंड सेल को क्या बोला जाता है? उसकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ
सेकेंड सेल, इस एटम के लिए सेकेंड सेल की एनर्जी माइनस है इस एटम के लिए उसके फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या कहलाती है, उसका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाता है। इसी तरीके से अपने वो पूछ ले सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, द्वितीय उत्तेजन विभव क्या होगा, द्वितीय उत्तेजन विभव अपन इसको क्या बोलेंगे, ईपी सेकेंड। ईपी सेकेंड क्या बोला जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, कोई इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया है, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड में गया है। सेकेंड में जाने का मतलब अपने को पता है एक्साइटेड स्टेट की संख्या अपने को काउंट करनी हो तो एक्साइटेड स्टेट सेकेंड दे रखी है तो उसमें एन की संख्या एक से ज़्यादा हो जाएगी, एन की अपने को एक ज़्यादा नंबर काउंट करना है। तो एक्साइटेड स्टेट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, सेल कौन सा है, n=3 हो गया, n= क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे एनर्जी किसकी लगेगी, एनर्जी ऑफ किसी एटम के लिए थर्ड सेल की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिसका मतलब क्या हुआ, थर्ड सेल में गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाएगी, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इसको आप उतार लें पहले, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम, ये तो बात हो गई एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, उससे रिलेटेड इसको कैसे समझा जाता है। जहाँ भी इसको इस फॉर्म में दे देता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, उसको मैंने बता दिया। एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसकी मैंने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इसके फिफ्थ टर्म्स की। एनर्जी से रिलेटेड फिफ्थ टर्म्स कौन सा था, सेपरेशन पोटेंशियल। सेपरेशन एनर्जी या सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे अपन ने एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात की वैसे ही अपन किसकी बात करेंगे, सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, फिफ्थ कौन सा अपना, सेपरेशन पोटेंशियल। सेपरेशन पोटेंशियल या सेपरेशन एनर्जी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, SP से। अब देखना ध्यान से, इसके लिए क्या बोला जाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से परमाणु से बाहर भेजने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी सेपरेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो देखना मैंने क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजना है अपने को, एक्साइटेड स्टेट से। ये जैसे n=1 इसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। n=1 क्या है, ग्राउंड स्टेट। मैंने कहा किसी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर सभी स्टेट्स क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। ये मान लेता हूँ मैं कोई एक्साइटेड स्टेट है, इसको कहाँ भेजना है अपने को, परमाणु से बाहर भेजना है। n=∞ का मतलब क्या हो गया, एटम से बाहर हो गया है, कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया। देखिएगा अब n=∞ का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर भेज दिया। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से कहाँ भेजना है, एटम के परमाणु के बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनर्जी उसको क्या बोला जाएगा, सेपरेशन पोटेंशियल बोला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी उत्तेजित अवस्था से किसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना, परमाणु से बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, सेपरेशन पोटेंशियल या पृथक्करण विभव। तो ये तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसकी मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, इसको पहले आप समझ लीजिए, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए अब इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन डायग्रामेटिक मैंने रिप्रेजेंट कर दी, समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि इसे एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, परमाणु से बाहर भेजना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाती है, सेपरेशन पोटेंशियल। अब देखना तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, अपने अभी तक पढ़ा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल, और ये एक अपने क्या पढ़ लिया,
ये सेपरेशन पोटेंशियल। तो अपने आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या पढ़ा था, किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेज रहे थे, परमाणु के बाहर भेज रहे थे। और अपने एक्साइटेशन पोटेंशियल में क्या पढ़ा, किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे थे। और सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाहर भेज रहे हैं। तो देखना मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा हूँ इसकी। तो मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन को किसी उत्तेजित अवस्था से परमाणु के बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणु के बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, सेपरेशन पोटेंशियल कहलाती है। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दे दी थी कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना अपने को, किसी इनफाइनाइट का मतलब n = इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, परमाणु के बाहर चला गया। या ऐसे बोल दूं मैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, अधिकतम हो गई। अधिकतम भी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी अपन ने बात कर ली थी। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे देखना। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन पोटेंशियल = क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखना। सेपरेशन पोटेंशियल मैंने कहा किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना अपने को, किसी एक्साइटेड स्टेट से। n = 1, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो इस एक्साइटेड स्टेट से अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजना है, n = इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, किसी परमाणु से बाहर निकालना है। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या कहलाती है, सेपरेशन पोटेंशियल। अब देखना इसको डायग्रामेटिक, अगर इन दोनों के बीच का अपने को डिफरेंस पता चल जाए, इन दोनों लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस पता चल जाए, तो अपने को क्या पता चलेगा कि इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये परमाणु से बाहर गया होगा। तो एनर्जी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, सेपरेशन पोटेंशियल। एनर्जी डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी इन दोनों में से, यहाँ से n = इनफाइनाइट की एनर्जी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली एक्साइटेड स्टेट। जैसे जैसे ये जो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल माइनस एनर्जी ऑफ एनी एक्साइटेड स्टेट। इसे एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और इनफाइनाइट सेल की एनर्जी का बेसिक डिफरेंस क्या कहलाता है, ये सेपरेशन पोटेंशियल कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पे इनफाइनाइट सेल की एनर्जी कितनी बताई थी मैंने, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट पर सेल की इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम भी कितनी होती है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। n = इनफाइनाइट पर एनर्जी, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, अधिकतम होती है। तो ये एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सेपरेशन पोटेंशियल = होता है माइनस ऑफ एनी एनर्जी स्टेट से एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाता है, सेपरेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो ये अपनी बात हो गई, सेपरेशन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजा अपन ने, किसी एक्साइटेड स्टेट से परमाणु के बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है, सेपरेशन पोटेंशियल। तो इसको अभी आप उतार लें, इसकी डेफिनेशन और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। चलिए तो देखिएगा अपने को कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे प्रथम पृथक्करण विभव। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को क्या पूछ रहा है, सेपरेशन पोटेंशियल फर्स्ट पूछ रहा है। सेपरेशन पोटेंशियल फर्स्ट का बेसिकली मीनिंग क्या है, कैसे इसको रीड आउट करेंगे देखना ध्यान से।
प्रथम पृथक्करण विभव का मतलब होता है अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजना है, n इक्वल टू इनफाइनाइट परमाणु से बाहर भेजना है। कहाँ से भेजना है? एक्साइटेड स्टेट से भेजना है। ये कौन सी स्टेट है? n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? परमाणु के बाहर भेजना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम पृथक्करण विभव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? परमाणु के बाहर भेजना है। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? फर्स्ट। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट सेपरेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाहर भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा? फर्स्ट है सेपरेशन पोटेंशियल। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा देखना ध्यान से। इन दोनों एनर्जी की अगर लेवल्स की अगर मैं एनर्जी डिफरेंस का पता कर लूँ तो अपने को पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके परमाणु से बाहर गया होगा। तो देखना इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? सेपरेशन पोटेंशियल है फर्स्ट के इक्वल होगा, जिसमें अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल माइनस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। अब देखिएगा एनर्जी इनफाइनाइट सेल की एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है, माइनस एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? n इक्वल टू कौन सा होगा? सेकेंड होगा। तो एनर्जी ऑफ ए सेकेंड सेल भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो सेपरेशन पोटेंशियल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ ए टू किसी एटम के सेकेंड सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट सेपरेशन पोटेंशियल। इसी तरीके से सेकेंड सेपरेशन पोटेंशियल भी अपन निकाल सकते हैं, जिसमें क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? परमाणु के बाहर जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी माइनस ऑफ E3 किसी एटम के थर्ड सेल की जो एनर्जी इसका नेगेटिव क्या कहलाएगा? सेपरेशन पोटेंशियल सेकेंड सेपरेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इसी तरीके से इसको रीड आउट करने का तरीका होता है, ये इसको समझा दिया मैंने। इसको उतार लो पहले। चलिए अब अपन बात करते हैं। ये तो एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात होगी, जिसमें सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? ग्राउंड स्टेट क्या होती है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है और सेपरेशन पोटेंशियल क्या होता है। इसकी अपन ने बात कर ली, डेफिनेशन पढ़ ली, इसको रीड आउट करने का तरीका पढ़ लिया। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है? किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से रिलेटेड पूछ लेता है, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है देखना ध्यान से। तो अपन ने पढ़ा जो एनर्जी टर्म्स है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब करके या तो कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मैं बात करूँ n इक्वल टू 1 पर, ये कोई एक्साइटेड स्टेट मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ? n इक्वल टू इनफाइनाइट। मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन या तो कहाँ से जाएगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, या कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा? परमाणु के बाहर चला जाएगा। या मैंने कहा किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? किसी परमाणु के बाहर चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल्स में जा रहा है, इसका मतलब इसने क्या करा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है? अपर एनर्जी लेवल्स में जा रहा है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चलाएगा? अपर एनर्जी लेवल्स में। तो जब ये एनर्जी का वापस क्या करेगा? इमिशन करेगा। जब वापस एनर्जी का क्या करेगा? इमिशन करेगा। इलेक्ट्रॉन वापस अगर ये ग्राउंड स्टेट वाले एनर्जी लेवल्स में आ जाना चाहे, एनर्जी अपनी कम करना चाहे, तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या करता है? एनर्जी का इमिशन करता है। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी का क्या करता है? इमिशन, उसका उत्सर्जन करता है, जिसको क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है? किसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये ट्रांजिशन होता है।
किसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांजिशन या उसका संक्रमण होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब जिसने एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी और वो हाई एनर्जी लेवल्स में चला गया, अगर ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहे तो एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या करेगा, एमिशन करेगा, जिसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, ट्रांजिशन। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनर्जी पर, उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो इसको डायरेक्ट इसका थोड़ा रफली आप इसको थोड़ा स्केलेटन बना लें, जिससे आपको आगे की चीज़ इजली समझ में आ जाए। तो देखिए किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, वन बाय वन अपन इसकी बात करेंगे। देखिएगा किसी एटम में अपन किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में अपने को कैसे दे सकता है, जैसे ये दे दिया देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे रहा है, देखना ध्यान से। कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है, तो या तो क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल, अगर मैं एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये इसको मैं n=1 मान लेता हूँ, इसको n=2 मान लेता हूँ, इसको n=3 मान लेता हूँ। ये अपने को 3 क्या दे रखे हैं, सेल दे रखे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, तो या तो क्या करेगा, थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में अपनी एनर्जी को इमिट करके कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। या इसका पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड सेल से कहाँ आए, पहले सेकंड सेल में आए और फिर कहाँ जाए, सेकंड से फर्स्ट सेल में आए। मैंने कहा देखना ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, फोटॉन्स के रूप में क्या करेगा, इमिट करेगा। तो क्या कर सकता है वो, डायरेक्ट थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में डायरेक्ट आएगा, या पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड सेल से सेकंड सेल में आएगा, उसके बाद सेकंड से फर्स्ट सेल में आएगा। तो यहाँ इसके लिए डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, देखना रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आएंगे। जैसे मैं मान लूँ ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है, तो इसकी एनर्जी मैं कितनी मान लेता हूँ, इस लेवल की एनर्जी में कितनी मान लेता हूँ, कंसीडर करें, ज्यूम कर लेना, इसकी एनर्जी जैसे मैंने मान ली E3, इसकी एनर्जी कितनी मान ली E3, और इस लेवल की एनर्जी अगर मैं कितनी मान लेता हूँ E2, इस लेवल की एनर्जी में कितनी मान लेता हूँ E1। एज्यूम कर रहे हैं अपन, तो ये जो डायरेक्ट थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट करता हुआ ग्राउंड स्टेट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी कितनी है E3 एनर्जी की क्या करेगा, फोटोन है, इमिट करेगा। मैंने ये कंसीडर कर लिया। और ये कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, E2, और ये E1 मैंने एज्यूम कर लिया। अब देखना एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, एनर्जी को किससे किससे कोरिलेट कर सकते हैं अपन, यहाँ पे एनर्जी कंसीडर किया, वैसे वैसे क्या होगा देखना, E= क्या होता है, फोटोन की एनर्जी E=h म्यू होता है। तो E=h म्यू, म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ। और एक बात बोली जाती है 1/λ क्या होती है, म्यू बार। म्यू बार इसको क्या बोला जाता है, वेव नंबर, वेव नंबर। लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ, E क्या है, फोटोन की एनर्जी, C क्या है, लाइट होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो देखना ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 1/λ को क्या बोला जाता है, म्यू बार बोला जाता है, म्यू बार। तो ये म्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो E= क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ, देखना hc 1/λ की जगह मैं क्या रख दूँ, म्यू बार। तो देखना एनर्जी बढ़ेगी तो म्यू बार बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो म्यू बार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। म्यू बार बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ये बात हो गई। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बात की जाए लैम्डा की, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की अगर बात की जाए, जो वेवलेंथ इसके क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये लैम्डा बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अपने से पता कर रहे हैं कि सिर्फ वेवलेंथ ही क्या होती है, एनर्जी बढ़ने से कम होती है, बाकी सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्यों बताया, देखना ध्यान से। जैसे अपने ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। तो मैंने कहा कंसिडर, एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी 1 है, इसकी एनर्जी E3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, तो देखना एनर्जी अपने यहाँ पे कंसिडर की E2, इसी तरीके से इसकी मैं वेव नंबर कंसिडर कर रहा हूँ μ2 μ/2, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी μ2, इसी तरीके से इसकी वेवलेंथ कितनी होगी λ2। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, एनर्जी अपने कंसिडर की E2, इसी तरीके से इसकी वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा देखना μ/3 μ3 और क्या हो जाएगा λ3। इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें μ/1 μ1 और λ1। ये मैंने कंसिडर कर लिए कि किसी इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी किसी फोटोन के रूप में क्या करेगा, इमिशन करेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। मान लेता हूँ इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी E1 इमिट करेगा, इसके लिए E2 इमिट करेगा, इसके लिए E3, और इन सभी के लिए वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की मैंने बात कर ली। तो पहले आप इसको उतार लें, उसके आगे की बात मैं करूँगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किसकी वैल्यू बढ़ने से क्या बढ़ता है और क्या घटता है। उसके बाद में इससे रिलेटेड, ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ बातें और बोलूँगा। चलिए तो इस ट्रांजिशन के लिए अगर क्या बोला जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट कहाँ से कहाँ आया, थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, इसकी जो एनर्जी है इन दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी के सम के क्या होती है, इक्वल बोली जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने क्या बोला देखना ध्यान से। मैंने कहा जो डायरेक्ट क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, ये जो डायरेक्ट हो रही है ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजिशन है इसकी एनर्जी इन दोनों ट्रांजिशन के एनर्जी के क्या होती है, सम के इक्वल होती है। इसका मतलब E3 जो है इन E1 और E2 के सम के क्या होगी, इक्वल बोली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ देखना, E3 इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। मैंने कहा दो जो डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं हो रहे उन दोनों का जो एनर्जी का सम वो किसके इक्वल होगा, जो डायरेक्ट क्या हो रहा हो, ट्रांजिशन हो रहा हो, उस एनर्जी के इक्वल बोला जाता है। अब अगर मैं देखना इसी से कोरिलेट करके मैं सभी फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, वेव नंबर की बात करूंगा और वेव लेंथ की बात करूंगा, तो देखना क्या डिफरेंस आता है। मैंने कहा एनर्जी क्या होती है, इसकी सम फॉर्म एडिशनल क्या होती है, इसकी एडिशन नेचर होती है, एडिशनल नेचर होती है, एडिटिव नेचर होती है, योगात्मक। तो देखना इस E की जगह E इक्वल टू, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है h म्यू, E इक्वल टू क्या होता है h म्यू। इस h म्यू की जगह अगर मैं रख दूं तो इसके लिए 3 होगा, E1 के लिए h म्यू 1, E2 के लिए h म्यू 2। तो यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएगा कॉमन आने के बाद, तो म्यू 3 इक्वल टू क्या होगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2। ये बात हो गई अपनी फ्रीक्वेंसी। तो अब मैं अगर एनर्जी ना बोल के क्या बोल दूं, ये जो ट्रांजिशन डायरेक्ट हो रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दो ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी के सम की क्या होगा, इक्वल होता है। ये अपनी बात एनर्जी से कोरिलेटेड करनी। इसी तरीके से मैं किसकी बात कर रहा हूँ देखना, वेव नंबर की बात करूंगा। म्यू इक्वल टू क्या होता है, मैं इस ट्रांजिशन को क्या कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ देखना। इसी से रिलेटेड देखना म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है c/λ। अगर इसमें वैल्यू रख दूं अकॉर्डिंग टू अपने कंसिडर जो किया था, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ। c सभी के लिए क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कांस्टेंट। तो म्यू 3 की जगह मैं क्या रख दूं, c/λ। लैम्डा अपने कितनी कंसीडर की थी, 3 के लिए अलग, 1 2 अलग अलग कंसीडर की थी। तो म्यू 3 के लिए c/λ का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, c/λ3 इज इक्वल टू क्या होगा, c/λ1 प्लस c/λ2। ये क्या हो गया, अपनी बात हो गई इसमें डायरेक्ट हम म्यू की जगह क्या रख दिया, c/λ। तो c सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा c और c से c कैंसिल हो जाएगा। तो 1/λ3 इक्वल टू क्या होगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2। अब अगर मैं बात करूँ देखना वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। वेव नंबर तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्ध्य का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। वेव नंबर का क्या होती है, वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर। तो देखना
1/λ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, 1/λ की जगह म्यू बार वेव नंबर लिख सकता हूँ। तो देखना म्यू बार 3, इस 3 के लिए 3 होगा, म्यू बार 1 प्लस म्यू बार 2। ये किसकी बात होगी, वेव नंबर की। ये किसकी बात होगी, वेव लेंथ की। ये किसकी बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की। ये किसकी बात हो गई, एनर्जी की। तो देखना मैं कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ। वैसे बोला जाता है किसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, योगात्मक होती है, क्योंकि जो अपना डायरेक्ट ट्रांजिशन था उसकी जो दोनों ट्रांजिशन की एनर्जी उस डायरेक्ट वाले एनर्जी की क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एडिटिव होती है, योगात्मक नेचर होती है, इसकी एडिटिव नेचर होती है। और इसमें भी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या है, जिसकी तरह एनर्जी की तरह क्या है, एडिटिव नेचर होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेव नंबर की, वेव नंबर भी क्या होती है, एडिटिव नेचर होती है। अगर मैं इस वेव लेंथ की बात करूं तो देखना ध्यान से, एडिटिव नेचर इसकी नहीं है। जैसे मैं बात करूं इसमें λ3 की, अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ से, इसकी बात कर रहा हूँ λ3, तो λ3 की कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, देखना ध्यान से, 1/λ3 तो क्या है, 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो यहाँ पे क्या होगा, λ1 प्लस λ2 अपॉन क्या आएगा, λ1 λ2। ये किसका फॉर्मूला है, वेवलेंथ। तो देखना जो डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा था उसकी जो लैम्डा है वेवलेंथ, वो अलग अलग जो ट्रांजिशन डायरेक्ट नहीं हो रहे थे उनके लैम्डा के क्या है, सम के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म क्या है, λ1 λ2 क्या है, इसका क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो अपने जैसे फ्रीक्वेंसी में बोला, जैसे एनर्जी में बोला, जैसे वेव नंबर में बोला कि किसी फोटोन की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर तो क्या होती हैं, योगात्मक प्रकृति की होती हैं, एडिटिव नेचर की होती हैं। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, वेव लेंथ, लैम्डा क्या होता है, डिफरेंट। ये इसकी प्रकृति क्या नहीं होती, योगात्मक नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँगा। चलिए तो ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स अपन क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ये अपने क्वेश्चन में काम आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, वरना क्वेश्चन है नहीं होगा सोल्व। तो देखिए मैंने कहा किसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एडिटिव नेचर की होती है, फ्रीक्वेंसी एडिटिव नेचर की होती है, वेव नंबर भी क्या होती है, एडिटिव होती है। एडिटिव कौन सी नेचर नहीं होती, वेवलेंथ नहीं होती। तो अपने से कोई पूछे एडिटिव नेचर किसी फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ, फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर तो क्या होती हैं, एडिटिव नेचर होती हैं। इनकी नेचर क्या होती है, एडिटिव या योगात्मक होती है। डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो एनर्जी जो ट्रांजिशन है उनकी एनर्जी को जोड़कर तीसरे की डायरेक्ट अपन बता सकते हैं एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेव नंबर कितना होगा। लेकिन लैम्डा डायरेक्ट जोड़कर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया, लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, इसकी एडिटिव नेचर नहीं होती, इसकी एडिटिव नेचर नहीं होती, इसको एडिटिव नहीं बोला जाता। डायरेक्ट अपन दो ट्रांजिशन की क्या करेंगे, लैम्डा का सम अपन नहीं बता सकते कि तीसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको भी अपना आप इसको उतार लें, इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन पर। इसी पर बेस्ड ये जो अपने बात बोली है, ये जो अपने बोला है, जो कंसेप्ट बोला है कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेव नंबर तो क्या होती हैं, एडिटिव नेचर होती हैं, और लैम्डा एडिटिव नेचर नहीं होती। इसी पर अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए
जैसे क्वेश्चन क्या आएगा देखना, क्वेश्चन आता है फोटोन के लिए सही है, फोटोन के लिए सही होगा, फोटोन के लिए सही है। फोटोन के लिए सही पूछेगा, जिसमें अपने को क्या दे देगा, योगात्मक प्रकृति। योगात्मक प्रकृति का मतलब एडिटिव नेचर पूछ रहा है। एडिटिव नेचर में अपने को ऑप्शन दे देगा, जैसे फर्स्ट अपने को ऑप्शन देगा एनर्जी, सेकंड अपने को दे देगा फ्रीक्वेंसी, थर्ड दे देगा वेव नंबर, फोर्थ दे देगा ओल। तो अपना आंसर क्या होगा, इसने क्या पूछा है, किसी फोटोन के लिए एडिटिव नेचर कैसे बोली जाती है, किसी फोटोन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या सही है। तो मैंने कहा किसी फोटोन के लिए उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर क्या होती है, नेचर में एडिटिव होती है। तो इसके लिए सही पूछा अपने को, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सभी क्या है, सभी की प्रकृति क्या है, एडिटिव नेचर होती है। अगर यहाँ पे किसी में भी लैम्डा होता तो ऑल ऑफ दीज अपना आंसर नहीं होता। तो वेवलेंथ की एडिटिव नेचर नहीं होती, यहाँ पे ऑप्शन में अपने को वेवलेंथ नहीं दिया है। तो फोटोन के लिए क्या सही है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या होती हैं, एडिटिव नेचर होती है। इस क्वेश्चन को आप उतार लें। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा नहीं आता। अपने को कंसेप्ट याद रखना होता है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर किसी फोटोन की क्या होती हैं, एडिटिव नेचर होती हैं। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, देखना। अब ये जो क्वेश्चन है AI-EEE में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है AI-EEE में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना क्या दिया उसने, एक गैस क्या कर रही है, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ तरंग दे वेवलेंथ का क्या कर रही है, वाला फोटोन अवशोषित कर रही है, वाला फोटोन क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एक गैस 300 नैनोमीटर तरंग देने वाला फोटोन है अवशोषित करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा को दो छोटे फोटोन के रूप में क्या करती है, उत्सर्जित करती है। दो छोटे फोटोन के रूप में उत्सर्जित करती है। तो अपने को क्या पूछेगा, यदि इनमें से किसी एक फोटोन की, इनमें से किसी एक फोटोन की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितनी दे रखी हो, 400 नैनोमीटर हो, तो दूसरे की बताओ वेवलेंथ कितनी होगी। तो दूसरे की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कितनी होगी। तो अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, कोई गैस है जो क्या करेगी, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ का क्या फोटोन है एब्जॉर्ब करेगी और अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, अपनी जो कंप्लीट एनर्जी है, जितनी भी उसके पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसको दो छोटे फोटोन्स के रूप में उत्सर्जन करेगी। दो छोटे फोटोन्स के रूप में क्या कर रही है, इमिट कर रही है। यदि इनमें से किसी एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य, ये जो दो छोटे फोटोन्स के रूप में जो इमिशन हो रहा है, उसमें से किसी एक फोटोन की अपने को दे रखी है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, तो दूसरे की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी। तो देखना इस तरीके के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहले आप उतार लें, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इसके सोल्व करने का तरीका क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से रिलेटेड होता है क्वेश्चन। इसमें लैम्डा की वैल्यू अपने को पूछी है, 2 लैम्डा दे रखी है, थर्ड वाले की क्या पूछी है, लैम्डा पूछी है। तो देखिएगा ध्यान से इसको, क्वेश्चन को।
चलिए इसको सोल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे सोल्व किया जाता है ये। इसने क्या बोला है, एक गैस, कोई गैस क्या कर रही है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो इसने कहा कोई गैस 300 नैनोमीटर लैम्डा को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने का मतलब गैस इसे क्या ले रही है, 300 नैनोमीटर का लैम्डा को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी टोटल एनर्जी कितनी मान रहा हूँ मैं, ई मान रहा हूँ। इसकी टोटल एनर्जी कितनी मान रहा हूँ, ई मान रहा हूँ। तो कोई गैस 300 नैनोमीटर फोटोन, 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली क्या कर रही है, कोई फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रही है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद इसने कहा इसकी ये जो टोटल एनर्जी है इसको दो फोटोन के फॉर्म में क्या कर रही है, इमिट कर रही है। दो फोटोन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जैसे एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, E1 है, और दूसरे फोटोन की एनर्जी में कितनी कंसीडर कर रहा हूं, E2 मान लेता हूं। तो इसने बोला है जो टोटल एनर्जी है E, ये गैस कितने फॉर्म में क्या कर रही है, इमिट कर रही है, दो फॉर्म में, दो फोटोन के रूप में क्या कर रही है, इमिट कर रही है, जिनकी एनर्जी मैंने क्या कंसीडर कर ली, E1 और E2 कंसीडर कर ली। तो अब देखना इसने पूछा है इस एक फोटोन, ये फर्स्ट फोटोन मान लेता हूं, ये सेकंड फोटोन, तो एनर्जी का जो इमिशन हुआ है उसके फॉर्म को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या होगा, एनर्जी का इमिशन होगा। तो इसको मैं फर्स्ट फोटोन, इसको सेकंड फोटोन मान लेता हूं। तो देखना इस फर्स्ट फोटोन की अगर ये बात कर रहा है, इसकी लैम्डा अपने को कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इसकी एनर्जी E1 कंसीडर कर रहा हूँ तो इसकी लैम्डा कितनी कंसीडर कर लेता हूँ मैं, लैम्डा 1, और इसकी लैम्डा कितनी कंसीडर कर रहा हूँ, लैम्डा 2। तो इसने कहा किसी एक फोटोन की लैम्डा कितनी हो, अगर 400 नैनोमीटर हो तो दूसरे की क्या बतानी है, वेवलेंथ या लैम्डा 2 अपने को बतानी है। और ये लैम्डा अपने को कितनी दे रखी है, 300 नैनोमीटर किसी गैस के लिए जिसने एब्जॉर्ब करी थी। तो अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये तरीका क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग अपने बोला था किसी फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या बोला जाता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी की बात करा है इसने, टोटल एनर्जी का एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसने फोटोन के रूप में क्या किया, उसका इमिशन किया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इमिशन फोटोन के रूप में हो रहा है। तो मैंने कहा किसी फोटोन की एनर्जी की उसकी नेचर क्या होती है, एडिटिव नेचर होती है। मैंने कहा पॉसिबिलिटी क्या है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फोटोन में, ये जो फोटोन के रूप में क्या हो रहा है, एनर्जी का इमिशन हो रहा है, इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी की जो सम होती है वो इस एनर्जी की क्या होगी, इक्वल हो सकती है। आपने बोला था एनर्जी क्या होती है, एडिटिव नेचर में होती है। तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, एनर्जी को मैं बोल सकता हूं एनर्जी क्या है, एडिटिव नेचर की होती है। इन दोनों की फोटॉन्स की जो सम होती है, इनके एनर्जी के जो सम है वो इस एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, E1 और E2 के। तो देखना यहाँ से E की वैल्यू मैं रख रहा हूँ hc अपॉन लैम्डा। E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है h म्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, c बाय लैम्डा। तो इसकी E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, hc बाय लैम्डा। hc तो क्या होता है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स होगी। लैम्डा E, ये जो एनर्जी E है, इस गैस ने क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। लैम्डा कितनी थी उसके, 300 नैनोमीटर, उसके लिए लैम्डा मैंने कितनी कर ली, लैम्डा इक्वल टू E1 के लिए मैं बात करूँ तो hc अपॉन लैम्डा कितनी होगी, 1 होगी, प्लस hc अपॉन लैम्डा। E2 के लिए लैम्डा कितनी होगी, 2 होगी। तो अब देखिएगा ध्यान से, hc बाय लैम्डा इजिकल टू, तो यहाँ से hc कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मैं अगर निकालूँ तो 1 अपॉन लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 है लैम्डा 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस है लैम्डा 2। अब अपनी जो वैल्यू इस फॉर्मूले में रखने से अपनी क्या आ जाएगी, जो सेकंड एनर्जी का जो फोटोन है जिसने इमिशन किसके फॉर्म में किया, फोटॉन्स के रूप में हमने एनर्जी को क्या किया, इमिट किया, उसकी लैम्डा अपने को पता चल जाएगी। 2 लैम्डा दी गई है, थर्ड की अपने को लैम्डा काउंट करनी है। तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू रख देंगे। तो देखना क्या होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ
लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, लैम्डा अपने को दी गई है, लैम्डा कितनी है, जब कितना किया था 300 नैनोमीटर, तो लैम्डा हो गई 300 इजिकल टू क्या होगा लैम्डा वन कितनी है 400 नैनोमीटर इंटू लैम्डा टू अपने को निकालनी है, लैम्डा वन कितनी है 400 प्लस लैम्डा टू अपने को काउंट करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखना क्या आएगा। इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितनी आएगी लैम्डा टू मैं बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो ट्रांजिशन है उससे रिलेटेड कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन है इजी हो जाता है। तो देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, देखना अभी लैम्डा टू की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कितनी आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, देखा प्लस 300 लैम्डा टू इजिकल टू 400 लैम्डा टू। अब देखना इजिकल टू क्या होगा 400 लैम्डा टू माइनस क्या हो जाएगा 300 लैम्डा टू, कितना बचेगा 100 लैम्डा टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया अपना लैम्डा टू कितना आया 1200, इसकी यूनिट क्या होगी लैम्डा टू इजिकल टू कितना आ गया अपना 1200 नैनोमीटर, क्योंकि लैम्डा की यूनिट अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी थी नैनोमीटर में थी, तो लैम्डा टू अपना आंसर क्या होगा, जो सेकंड एनर्जी का जो फोटोन उसने जो फोटोन इमिट किया, फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एनर्जी ने इमिट की, उसकी लैम्डा टू कितनी होगी 1200 नैनोमीटर। कब, जब फर्स्ट वाले की कितनी हो 400 नैनोमीटर और एब्जॉर्ब कितने का किया हो 300 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ का क्या हो एब्जॉर्प्शन किया हो, तो लैम्डा टू कितनी आएगी 1200 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये पूछा था क्वेश्चन में, एक ट्रिपली का क्वेश्चन था जिसमें अपने को बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना था, 1200 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसको उतार लें आप, उसके बाद में बात कर रहा हूँ कुछ अदर क्वेश्चंस की, ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कैसे पूछे जाएंगे उसकी मैं बात करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे अपने वो क्वेश्चन क्या दे दे, देखना ध्यान से, किसी परमाणु में अपने को क्या पूछ रहे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दे रखा है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, किसी परमाणु में अपने को क्या दे देगा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दे रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है देखिएगा ध्यान से। इसने दे रखा है जैसे ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ट्रांजिशन कौन से सेल से कौन से सेल में हो रहा है, n=2 से n=1 सेल में हो रहा है। इसी तरीके से 20 ने क्या दे रखा है, n=3 से n=2 में दे रखा है। सी ऑप्शन में इसने दे रखा है n=4 से n=3 में दे रखा है। डी इसने दे रखा है n=5 से n=4। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन दे देगा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी को इमिट करेगा वो कौन से सेल से कहाँ कर रहा है, 2 से 1 में, 3 से 2 में, 4 से 3 में, 5 से 4 में। देखना इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा अपने से, देखना ध्यान से। क्वेश्चन पूछेगा ऐसा संक्रमण या ट्रांजिशन जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
एक ऐसा ट्रांजिशन पूछ लेगा ABCD में से कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी, या क्या पूछ लेगा, ऐसा ट्रांजिशन या संक्रमण जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम होगी। ऊर्जा या तो क्या पूछेगा, अधिकतम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा। तो देखना मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी पूछ लेगा, या अपने को क्या पूछ लेगा, एनर्जी ऑर्डर बताओ। चारों की कंपैरेटिवली अपने को क्या पूछ लेगा, एनर्जी ऑर्डर पूछ लेगा, किसकी ज़्यादा है और किसकी कम होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांजिशन से रिलेटेड किसी एटम में। तो देखना ये क्वेश्चन पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे किया जाता है। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या है, मैंने बताया था एनर्जी को अपन और क्या बोल सकते हैं, अगर इस एनर्जी की जगह क्वेश्चन में क्या दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे मैक्सिमम, या क्या दे दे, वेव नंबर मैक्सिमम दे दे, या लैम्डा क्या दे दे, मिनिमम दे दे। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होने से लैम्डा क्या होती है, मिनिमम होती है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ज़्यादा होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ऊर्जा मिनिमम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, वेव नंबर भी क्या होगा, मिनिमम होगा, लेकिन लैम्डा क्या होगी, मैक्सिमम। इनकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अगर ऊर्जा नहीं पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, वेव नंबर पूछ लेगा, लैम्डा पूछ लेगा, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अपने को थोड़ा इसमें ध्यान में रखना है, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। इसको आप पहले उतार लें, उसके बाद में अपन 1 बाय 1 स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, ऐसा संक्रमण ऐसा ट्रांजिशन बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो, मैक्सिमम हो। ABCD में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपने को क्या मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो देखना चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होता है उसको मैं थोड़ा बता देता हूं। देखना मैंने कहा ट्रांजिशन के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की अपने को एनर्जी चेक करनी है, मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी अपन ने क्या बोली थी, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू Z² इससे अपन इससे कोरिलेट करेंगे। देखना ध्यान से, मैंने कहा नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ये अपने को एटम, क्वेश्चन में कोई एटम देगा, कोई ना कोई क्या देगा, एटम देगा। क्वेश्चन में अपने को क्या मिलेगा, कोई एटम मिलेगा जिसका जेड कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो प्रत्येक ट्रांजिशन के लिए जो ट्रांजिशन ABCD ने दिए हैं, इन ट्रांजिशन के लिए सभी के लिए जेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि एक एटम की बात कर रहा है, इस एटम में क्या हो रहे हैं, 4 ट्रांजिशन हो रहे हैं। इसका मतलब है इनके लिए जो अपन वैल्यू रखेंगे जेड की, जब भी इनके लिए अलग अलग एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, इनके लिए एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तब अपना क्या होगा, जेड सेम ही रहेगा। तो अपन क्यों इतना इसमें डिफिकल्टी ले जाए इसको कि अपन जेड का इसका मल्टीप्लाई करके फिर n² का भाग देंगे, इससे अपन एनर्जी निकालेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इतना टाइम अपने को नहीं मिलता। तो अपने को क्या देगा, कोई एटम देगा जिसका जेड अपने को पता होगा, एकल इलेक्ट्रॉन को एटम देगा, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज देगा जिसमें जेड क्या रखना है, सभी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी निकालते इसमें सेम ही मानना है, बिना काम के यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी। तो देखना मैं जेड की बात कर रहा हूँ, जेड चाहे कुछ भी हो सभी ट्रांजिशन के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पे जेड को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे सेम मान लेता हूँ। तो ये एनर्जी, टोटल एनर्जी किससे देखेंगे, डायरेक्ट ई टोटल समानुपाती किसके होगी, -13.6 इंटू Z² को अपना नहीं मानना, डायरेक्ट किससे चेक कर लेंगे, n²। किससे चेक करेंगे, n²। ये फॉर्मूला, इसी के अपन बेस्ड क्या करेंगे, एनर्जी देखेंगे किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, एनर्जी डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस N2 और N1 अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, N2 से N1, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन ट्रांजिशन अपने को दिए गए। अगर ये 4th से 5th या 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2 में जाता है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्व करी है। लेकिन ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है एनर्जी का छोटे छोटे पैकेट्स फोटॉन्स के रूप में क्या कर रहे हैं, इमिशन कर रहे हैं। इमिशन के दौरान देखना एक बात बोली जाती है, ध्यान से देखिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ। जैसे ये ट्रांजिशन है, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ n = 1 से n = जैसे
कुछ भी मान लेता हूँ मैं, कोई भी स्टेट मान लेता हूँ, n स्टेट मान लेता हूँ कोई भी, तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल्स में जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है। जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स की तरफ आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, लो एनर्जी लेवल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसमें भी आ सकता है डायरेक्ट, इसमें भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो एनर्जी का जो क्या होगा, इमिशन होगा। इमिशन इसका मतलब क्या हुआ, फोटॉन्स का यहाँ पे क्या होता है, इमिशन होता है। तो जिस दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ये चीजें हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन के बीच जो एनर्जी लेवल्स का अपने को पता चल जाए, बेसिक डिफरेंस पता चल जाए, तो अपन बता सकते हैं एनर्जी का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैसे पता चलेगा, देखना ध्यान से। जब कम ऊर्जा वाले से इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले की तरफ जाता है तो बेसिक डिफरेंस कहाँ से कहाँ होगा कि कम ऊर्जा वाले से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अधिक ऊर्जा वाले की तरफ। तो एनर्जी डिफरेंस क्या बोला जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू बोला जाएगा एनर्जी मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम में से मिनिमम जाएगी तो इसका मतलब क्या आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये डिफरेंस क्या है, नेगेटिव आए। नेगेटिव कैसे आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो एनर्जी डिफरेंस क्या बोला जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी मिनिमम माइनस एनर्जी मैक्सिमम। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम में से ज़्यादा, कम में से ज़्यादा घट रही है, इसका मतलब डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब इमिशन हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, फोटॉन्स के फॉर्म में इमिशन होगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अगर बेसिक डिफरेंस अपने कैलकुलेट कर लें, अगर वो पॉजिटिव आता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, अगर वो नेगेटिव आता है तो इमिशन होता है। तो ये स्पेक्ट्रम देखना, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी का इमिशन हो रहा है। तो ये बात कंफर्म हो गई, डेल्टा ई क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो देखना नेगेटिव का मतलब, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या है, इमिशन, इमिशन ट्रांजिशन। तो इसको पहले आप उतार लें, उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बेसिक चीजें होती हैं ये। चलिए अब अपना बात चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो मैंने कहा सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, एनर्जी कम है ज़्यादा, एनर्जी डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस का मैंने बता दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो उनका बेसिक डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। चाहे वैल्यू अलग अलग आए, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, वो इमिशन ट्रांजिशन होगा। अब देखना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए वाले की। ए में अपन एनर्जी डिफरेंस सभी में अलग अलग पढ़ेंगे, देखना। इसकी बात कर रहा हूँ मैं ए वाले की। ए के लिए जैसे मैं बात करूँ एनर्जी डिफरेंस की, डेल्टा ई की, तो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस सेकंड वाले का एनर्जी माइनस फर्स्ट वाले सेल का एनर्जी। इसका मतलब ई कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड से फर्स्ट वाले में जा रहा है तो फर्स्ट की एनर्जी माइनस से सेकंड वाले की एनर्जी। एनर्जी ऑफ फर्स्ट किसी एटम के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस से किसी एटम के लिए सेकंड सेल की एनर्जी। ये अपना बेसिक डिफरेंस होगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी मैंने क्या बोली थी, किसी सेल के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड। अपने को पता नहीं करना क्योंकि सभी एटम्स के लिए सभी ट्रांजिशन में जेड क्या होगा, सेम होगा, अपॉन एन स्क्वायर। एन कितना है, फर्स्ट सेल है, माइनस इंटू कितना होगा, -13.6। जेड अपने को नहीं काउंट कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन में लेंदी हो जाएगा, इतना टाइम अपने को एग्जाम में नहीं मिलता। ये जो 2 सेकंड सेल की बात कर रहा है इसका मतलब है 2 का स्क्वायर। तो मैं एक इसको थोड़ा आराम से बता देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखना -13.6 प्लस 13.6/4, ये क्या आएगा, 13.6 बाय कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू थी फोर्थ किसके सेकंड सेल की एनर्जी कितनी आ जाएगी अपनी, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो देखना कितना आएगा, -13.6 प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, 13.6/4 कितना हो गया,
सेकंड किसी एटम के लिए सेकंड सेल की एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट भी अपन पता कर सकते हैं। तो सेकंड सेल की एनर्जी कितनी आती है, -3.4 3.4 + 4 3.4। तो देखना डेल्टा ई कितनी आएगी यहाँ से 13.6 में से अपने को कितना कम करना है 3.4, तो कितना बचेगा 10.2। यहाँ पे कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव में बचेगा -10.2। तो फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब है एनर्जी क्या हुई, इमिट हुई, फोटॉन्स के रूप में एनर्जी का क्या हुआ, इमिशन हुआ। तो अपने को सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए n = 2 n = n = 1 के लिए अपनी एनर्जी कितनी आई -10.2। तो कैलकुलेशन का तरीका मैंने बता दिया, बेसिक डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ एनर्जी डेल्टा ई कितनी आई -10.2 किसके लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा ई फर्स्ट या इसको मैं ए लिख देता हूँ जिससे अपने को कंफ्यूजन नहीं हो। डेल्टा ई कितनी आई 10.2। अब अपन बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई भी इक्वल टू कहाँ से कहाँ जा रहा है, थर्ड से सेकंड में। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा E2 - E3। देखना E2 का मतलब -13.6/n²। n कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 13.6 अपॉन कितना होगा n 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी आएगी एनर्जी 13.6, इसका मतलब क्या होगा -3.4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो थर्ड सेल की एनर्जी की बात करूँ तो कितनी आती है 1.51। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसमें कितना आएगा 3.4 में से कितना कम करना है अपने को 1.51। कैलकुलेट से देख लेना 9, इस तरह कितना बचा 13 में से कितना हो गया, अगर 5 को कम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा पॉइंट कितना आएगा 1.89। कितना आ गया 1.89, नेगेटिव का आएगा 1.89। ये अपनी एनर्जी किसकी हो गई n = 3 से n = 2 के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया 1.89। अब देखना ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ अपनी एनर्जी आ गई सेकंड ट्रांजिशन के लिए, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ -1.89। तो डेल्टा ई बी कितना आ गया -1.89। कितना आएगा -1.89। इसी तरीके से थर्ड की बात करूं तो डेल्टा ई सी मान लेता हूं मैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड सेल की किसी एटम के लिए थर्ड सेल की एनर्जी माइनस किसी एटम के लिए फोर्थ सेल की एनर्जी। तो E3 का मतलब -13.6/n² का मतलब क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस -13.6/n²। n² कितना होगा 4² 16। अब देखना थर्ड सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है -1.51 प्लस हो जाएगा। और फोर्थ सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है 0.85। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा वैल्यू देखना 1.51 में से कितना कम करना है 0.85। तो कितना बचेगा यहाँ से 6, इधर कितना बचेगा 0.66 बचेगा। वैल्यू किस में आएगी नेगेटिव में आएगी। क्यों आएगी क्योंकि ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे किस में है नेगेटिव में है। तो -0.66 ये किसके लिए हो गया थर्ड ट्रांजिशन के लिए एनर्जी डिफरेंस। ये किसके लिए हो गया -0.66। ये थर्ड ट्रांजिशन के लिए एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया। एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन क्या करेंगे डायरेक्ट टिक करेंगे, डायरेक्ट एनर्जी निकालेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। अब मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा ई किसकी ट्रांजिशन डी वाले की। तो इसमें क्या होगा E4 कहाँ से कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन 5th से 4 वाले में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा E4 -
E5 माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू माइनस 4 सेल की एनर्जी कितनी होगी 0.85, ये प्लस हो जाएगा। और फिफ्थ सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है, फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। इसको सोल्व करने से क्या आएगा देखना, इसमें इसका भाग दे दो तो कितना आएगा 0.54 आएगा। तो इसके बाद कैलकुलेशन में अपने को पता चल जाएगा, देखना ध्यान से। कैलकुलेशन के बाद 0.85 में से कितना कम करना है अपने को 0.54, तो क्या बचेगा 0.31। तो नेगेटिव की वैल्यू बचेगी क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होने से 0.31। तो फोर्थ ट्रांजिशन के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया -0.31। कितना आ गया -0.31 एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो सभी के लिए, सभी ट्रांजिशन के लिए अपने क्या निकाल लिया, एनर्जी डिफरेंस निकाल लिया। अपना क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा ट्रांजिशन बताओ जिसके अंदर क्या हो रहा हो, फोटोन की एनर्जी अधिकतम हो रही हो। फोटोन की एनर्जी क्या हो रही हो, अधिकतम हो रही हो। अधिकतम एनर्जी वाले फोटोन है कि अपने को क्या बताना था, ट्रांजिशन बताना था। अधिकतम एनर्जी वाले फोटोन का ट्रांजिशन जो उत्सर्जन कर रहा हो उसकी बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन क्या था अपना, ऐसा ट्रांजिशन जिसमें ई मैक्सिमम वाला फोटोन निकल रहा हो, इससे ऐसा एनर्जी जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, जिसमें अधिकतम एनर्जी वाला फोटोन है क्या कर रहा हो, निकल रहा हो। इसका मतलब तो देखना ध्यान से, मैंने कहा ये अपनी बात हो गई। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं नेगेटिव साइन का मतलब मैंने क्या बताया था। नेगेटिव साइन का मतलब ये जो नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा फोटोन बताना है जिसकी एनर्जी क्या हो रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हो। ऐसा फोटोन जिसकी अधिकतम ऊर्जा वाला फोटोन कहाँ निकलेगा, किस ट्रांजिशन में अधिकतम ऊर्जा वाला क्या निकलेगा, फोटोन। निकलने का मतलब क्या हुआ, इमिशन। मैंने कहा जब भी इमिशन होता है तो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से इमिशन को। इस पे अपने को नहीं जाना। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी क्या हुई है, इमिट हुई है। अब अपन बात करते हैं, नेगेटिव साइन तो इस बात को बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। अब कितनी हो रही है, 10.2, 8.19, 0.66, 0.31। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनर्जी बतानी थी मैक्सिमम। ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम। ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन है क्या कर रहा हो, निकल रहा हो, उसकी एनर्जी अपने को सबसे ज़्यादा। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, देखना। ये नेगेटिव साइन तो किसको बताता है, इमिशन को। उसके बाद अपन एनर्जी चेक करते हैं 10.2, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है, 10.2। फर्स्ट ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो अधिकतम ऊर्जा वाला फर्स्ट ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, फोटोन सबसे ज़्यादा निकल रहा है, तो अधिकतम। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है अपना, ए ट्रांजिशन। ए ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, n=2 से n=1 के लिए क्या होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्या पूछा था, मिनिमम एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ई मिनिमम। ई मिनिमम कितना होगा, मिनिमम ऊर्जा वाला फोटोन जहाँ निकल रहा हो, ऐसा ट्रांजिशन है। ABCD में से कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दिए थे। तो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन देखना, एनर्जी सबसे कम कहाँ है, 0.31। नेगेटिव का मतलब तो क्या हुआ, इमिट हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने को वैल्यू पर जाना है, देखना 0.31 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, वेव नंबर भी मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में लैम्डा मैक्सिमम भी दे सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, डी। तो सेकंड क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा, डी ट्रांजिशन, जिसमें n=5 से लेकर n=4 के लिए ट्रांजिशन है कंप्लीट हो रहा है, उसके लिए मिनिमम होगी, उस फोटोन के लिए मिनिमम होगी। तो इस तरीके से अपना आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात की जाए ओवरऑल, ये तो अपनी बात हो गई, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया ट्रांजिशन से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन था अपना, एनर्जी का ऑर्डर बताना है। एनर्जी का ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो देखना थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था एनर्जी ऑर्डर।
चार ऑप्शन में एनर्जी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, एनर्जी ऑर्डर बताना है ABCD में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, A की, सबसे कम D की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो B और C इनके बीच में आएंगे। तो देखना सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, A ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा। नेगेटिव साइन को मतलब देखना, नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो डिफरेंस आया नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन ये जो हो रहे हैं इसमें क्या होगा, फोटोन की एनर्जी, जो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन के रूप में क्या होगी, इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, A की, उसके बाद B, उसके बाद C और D की सबसे कम। तो ओवरऑल ऑर्डर एनर्जी का सभी में अपने चेक कर लिया, सभी ट्रांजिशन में कि ABCD में एनर्जी सबसे ज़्यादा A की और D की सबसे कम है। तो थर्ड क्वेश्चन में अपना आंसर क्या हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। इसको सोल्व कर लिया मैंने, तो इसको आप जल्दी से उतार लें। उसके बाद अपने इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ट्रांजिशन से रिलेटेड। इन n की संख्या अपने को क्या कर देगा, चेंज कर देगा क्वेश्चन में। इस n की जगह अलग अलग वैल्यू दे के अपने को क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन बताओ कहाँ निकलेगा, कम ऊर्जा वाला फोटोन बताओ कहाँ निकलेगा, किस ट्रांजिशन में निकलेगा। ओवरऑल ट्रांजिशन दिए है उसमें अपने को क्या पूछ लेगा, ऊर्जा का ऑर्डर पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व करते रहना। मैंने एक मेन क्वेश्चन बता दिया, उसको मैंने कंप्लीटली समझा दिया, इसको आप उतार लें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात होगी किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, किसी एटम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड, उसकी बातें कर ली। तो ये तो बात हो गई किसी एटम में, किसी इलेक्ट्रॉन में, किसी इलेक्ट्रॉन एटम की बोल दूं मैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैंने बात कर ली। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको लिख के याद करिए, तभी ये स्पेक्ट्रम वगैरह समझ में, ट्रांजिशन वगैरह समझ में आएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। एग्जाम में क्या होता है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अगर अपने बेसिक कंसेप्ट याद है तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।